तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों हम लोग अपने पिछले वाले लेक्चर में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। अब आज बच्चों हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों परिस्थिति के कारण हम बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु r, थीटा पर स्थित पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात की है। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। मतलब ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु उनकी प्रकृति विपरीत हो, उनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l हो, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाए। यहां पर बच्चों देखिए, ये एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू है, इसका नाम ये रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, और यहाँ प्लस क्यू है। और इनके बीच की दूरी बच्चों कितना है, अल्प दूरी कितना है, 2l है ना। अल्प दूरी कितना है, 2l है। और अब इसमें क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु r, थीटा पर स्थित पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब जरा देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या बताया बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव तो बन गया। अब यहां कह क्या रहा है, इनके कहने का मतलब यह है बच्चों, r, थीटा पर की बात करता है। तो r का मतलब यह हुआ बच्चों दूरी, कितनी भी दूरी हो, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम। और थीटा का मतलब हुआ कोण। तो ऐसा कोण बनाते हुए कि हम कितने भी कम से कम कोण या ज्यादा से ज्यादा कोण और कम से कम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये मध्य बिंदु वो है बच्चों। इस मध्य बिंदु वो से हमको बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसमें दो कंडीशन होगी, अक्षीय और निरक्षीय दोनों लगेगा। तो अक्षीय के लिए बच्चों x एक्सिस होता है, निरक्षीय के लंबवत होता है। तो हम पहले क्या करें, इसके बीच का कोण कितना है बच्चों, थीटा है, और इसकी यहां से यहां तक की दूरी कितना है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और अगर r, थीटा की बात कर रहा है या किसी भी बिंदु की बात कर रहा है तो इसका मतलब हुआ उस पर अक्षीय और निरक्षीय दोनों लगेगा। तो अक्षीय तो ये हो गया हमारा, अक्षीय हमारा हो गया, और निरक्षीय हमको चाहिए, तो हमने क्या, निरक्षीय के लिए 90 अंश का कोण होता है। तो देखिए बच्चों, इसको हम इस प्रकार खेद दिया कि 90 अंश का कोण बने। क्या बने, 90 अंश का कोण बने। ठीक, थोड़ा ऐसा बनाओ कि देखने में लगे कि 90 अंश बन रहा है। ठीक है, अब ये 90 पूरा कितना है, 90 है बच्चों। अब जरा देखिए, ये हमने पढ़ा एक सदिश में कि यहाँ अगर थीटा कोण है, इसका परिमाण ये, तो ये हो जाएगा ये cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये sin थीटा। तो बताओ यहाँ पर कोण बना है तो इतना ही तो कोण है, तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा P cos थीटा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा P sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय, ये क्या हो जाएगा बच्चों, निरक्षीय, और ये क्या हो जाएगा, अक्षीय। और बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वाला निरक्षीय है, तो इसके समांतर हम ये खींच देंगे, और ये इसके x एक्सिस है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये हमारा हो गया, इसको हमने मान लिया E1 बराबर P sin थीटा, और ये हमारा हो गया E2, ये हमारा हो गया P cos थीटा, और इसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिनके आवेश -q व +q है, इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्यबिंदु वो से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिनके आवेश -q व +q हैं, तब उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदु वो से थीटा कोण बनाते हुए
आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से एक बार, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिनके आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा बच्चों, जब आर कामा थीटा कोण बनाते हुए की बात करें या किसी भी बिंदु पर, तो वहां अक्षीय निरक्षीय दोनों लगेगा। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अक्षीय के कारण। क्या लिखेंगे, अक्षीय के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो किसके कारण, अक्षीय के कारण। तो अक्षीय के कारण क्या होगा, अक्षीय के कारण मान लो इसको हम मान ले E1 मान ले और इसको E2 मान ले, तो E1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बटे आर क्यूब। और हम अक्षीय के लिए क्या पढ़े हैं बच्चों, यहां पर P 2P पढ़े हैं। अक्षीय के लिए क्या पढ़े हैं, 2P। तो जो यहाँ P है ना, P के स्थान पे हो जाएगा P cos थीटा। तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बटे आर क्यूब। ये समीकरण हमारा 1 हो गया बच्चों। इसी प्रकार निरक्षीय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा, निरक्षीय की बात करता है बच्चों, तो निरक्षीय पे क्या होगा आर क्यूब, और यहाँ P के स्थान पे हम P साइन थीटा कर दें, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो गया बच्चों P के स्थान पे P साइन थीटा बटे आर क्यूब। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब हमको बिंदु P पर क्या चाहिए बच्चों, बिंदु P पर हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तब लिखेंगे, तब बिंदु P पर कुल वैद्युत, तब बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र, कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, परिणामी वैद्युत बच्चों, ये हो जाएगा, परिणामी सूत्र क्या होता है परिणामी का, अगर यप की बात करता तो यप करेंगे, यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करता है बल की बात करेगा तो बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा हो गया। अब देखिए बच्चों, E बराबर हो जाएगा E1 हमारा कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बटे आर क्यूब प्लस E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा P साइन थीटा बटे आर क्यूब। और ये बाकी जो हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, ये जीरो क्यों हो जाएगा, इसलिए कि ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, और यहां अगर कास 90 का मान रखा जाएगा, कास 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो इसका कोई महत्व नहीं रह गया, इतना ही हमको काम है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। चलो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा था स्क्वायर था, ये स्क्वायर पूरा बी स्क्वायर, और वहां भी स्क्वायर था, और टोटल जीरो हो गए थे। यहां पर देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P
और बटे आर क्यूब कॉमन, यहाँ भी आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी पी, यहाँ भी सब कॉमन मिल रहे हैं। किसके साथ में? रूट के साथ, स्क्वायर के साथ में। तो हम क्या लेंगे बच्चों? स्क्वायर के साथ में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब कॉमन ले लिए। तो बचा क्या बच्चों हमारे पास? हमारे पास बचा का 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? देखिए जब यहां पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और आर क्यूब क्या ले लिया? कॉमन लिया। किसके साथ में? स्क्वायर के साथ में। तो यहाँ केवल क्या बचा? यहाँ हमारा बचा क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो अब बच्चों देखो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों पी बटा आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर के साथ में आया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपको हम साइन स्क्वायर अगर लिख दे बच्चों, साइन स्क्वायर को क्या लिख दें हम? साइन स्क्वायर को देखो यहाँ पर एक फार्मूला त्रिकोणमिति का होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को रोक दे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2 था ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4। अच्छा यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ जो 4 कास स्क्वायर थीटा था, ये साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर दिया। तो बच्चों 4 कास स्क्वायर में से एक कास चला गया, क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब, और यहाँ क्या बचा? 4 में से एक गई, कितना बचा? 3। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही बच्चों हमारा हुआ आर कामा थीटा। क्या हुआ बच्चों? आर कामा थीटा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये हमारा था क्या कि जब बात करें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आर कामा थीटा की बात करें, तब ये इस प्रकार का हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा हुआ बच्चों आर कामा थीटा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए बच्चों, इसका हमको दिशा चाहिए, परिणामी क्षेत्र की दिशा अगर निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी क्षेत्र की दिशा। अगर इसका परिणामी क्षेत्र की दिशा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब अगर इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए, वो क्षेत्र चाहिए, दिशा मतलब हमको क्या चाहिए बच्चों? दिशा। ये वाला हमको दिशा चाहिए। मान लो ये दिशा, ये वाला दिशा हमको चाहिए, इसको हमने मान लिया फाई। तो माना परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्या लिखेंगे? माना क्या लिया है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए क्या करेंगे बच्चों? बताइए। तो हम लिखेंगे दिशा के लिए क्या होता है? राशि में tan थीटा। तो लिखेंगे tan फाई बराबर निरक्षीय स्थिति में बटे अक्षीय स्थिति में। अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे तो tan फाई निरक्षीय स्थिति में क्या होता है बच्चों? निरक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है? P बटा क्या भी निकाले हैं निरक्षीय स्थिति में? निरक्षीय के P साइन थीटा, क्या P साइन थीटा बटे आर क्यूब। और अक्षीय स्थिति में क्या निकाले हैं बच्चों? अभी हम निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, है ना? 2p cos थीटा बटे आर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये कट गए, p से p कट गया बच्चों, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो क्या बचा? tan फाई बराबर, और हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कास। ये 2 बचा तो 1/2, और साइन बटे कास को क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan थीटा। यही हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई। अगर हम चाहें तो फाई को रोक लें तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ठीक है ना? यही हमारा क्या हुआ बच्चों?
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हुआ। अब याद रखिएगा, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या r कामा थीटा पे बात करता है तो वहां निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति की दोनों की बात की जाएगी। हमने फिर एक बार बताया कि अगर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या r कामा थीटा पे बात करता है तो वहां अक्षीय निरक्षीय दोनों लगेगा। निरक्षीय के लिए लंबवत होता है, अक्षीय के लिए x अक्ष में होती है। लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव गुण है जिनके आवेश -q व +q जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। तब मध्य बिंदुओं से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक बार अक्षीय स्थिति में एक बार निरक्षीय स्थिति में। तो वहां हमारा आ गया क्या बच्चों, किसी भी बिंदु पर r कामा थीटा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1 आ गया। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको चाहिए तो क्या लिखेंगे, tan फाई बराबर या tan को भी कोई भी कोण मान सकते हैं, तो निरक्षीय स्थिति बटे अक्षीय स्थिति। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको चाहिए तो निरक्षीय स्थिति को अक्षीय स्थिति से भाग दे दीजिए, आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, खुद सेल्फ स्टडी करिए। कारण क्या है, हम लोग एक मार्गदर्शक हैं। जब आप कोई सवाल समझ जाते हैं और घर पे लगाना से तो आपको दिक्कत होती है, गलत होने लगता है। उसी गलती को त्रुटि दूर करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप जानते हो सवाल अगर यहाँ समझ में खूब अच्छा से आ गया फिर भी उसे दोबारा लगाइए। चलिए बच्चों, बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।